वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कर रहे थे, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, उनके आइडियाज़ को पढ़ा था। किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले क्या क्या सिचुएशन बनती हैं और किस तरह से क्लास फॉर्मेशन होके उसमें क्लास कॉन्शियसनेस आने के बाद फिर कैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है और मार्क्स के आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट क्या था, वो हमने पूरा अच्छे से डिटेलिंग की है। तो अब हमें उनसे डिफरेंट थिंकर जो हैं रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ, उनको पढ़ना है और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को डेहरेंडॉर्फ मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। तो अभी तक जो हम मार्क्स को पढ़ रहे थे उसमें वो मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट का केवल एक ही कारण है, जो आर्थिक कारण है, उसकी वजह से उन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। पर डेहरेंडॉर्फ उनसे थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं और वो कहते हैं जितनी भी सोसाइटी हैं, हर सोसाइटी को एक ही दिशा में वो स्त्रीकृत नहीं मानते हैं, कि ज़रूरी नहीं है हर समाज इसी तरह विभाजित हो जैसा बता दिया गया है। तो उसमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हम एक बता रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो भी समाज है, जो भी सोसाइटी है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिशा में स्त्रीकृत हो यानी स्ट्रैटिफाइड हो, इसको वो नहीं मानते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है, जिसके पास सत्ता है, वो मतलब जो जनता है उसका विरोधी हो, ये भी नहीं वो मानते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल हम अभी देखें, जब आपको समझाएंगे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वो ये दो चीज़ें नहीं मानते हैं और वो कहते हैं जब जो भी ये स्ट्रैटिफिकेशन की जो उन्होंने बात करी, ये स्ट्रैटिफिकेशन जब एक जटिल रूप धारण कर लेता है तब क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे, वो अभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हमने ये दो चीज़ें बताई कि उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी सोसाइटी में जो पहले से सत्तारूढ़ दल है वो जनता का विरोधी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी समाज हैं वो एक ही दिशा में स्त्रीकृत हो। ये इसलिए बताया क्योंकि वो कहते हैं तो इस वजह से हम किसी भी समाज का अध्ययन किसी एक पैमाने पे नहीं कर सकते हैं, जो कार्ल मार्क्स कह रहे थे। तो उसके लिए इन्होंने कहा हमें इसके लिए एक एनालिटिकल सोशोलॉजी या एनालिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की दृष्टि से हमें समाज को देखना पड़ेगा, विश्लेषणात्मक समाज की जो बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया एनालिटिक सोशोलॉजी, यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में एनालिटिकल की जो बात होगी वो अभी जो आगे आप थिंकर्स पढ़ेंगे इनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो इन्होंने कहा समाज की जो दिशा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी की जो नेचर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसे समझने के लिए हमें एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। तो कहीं पूछ ले किसने एनालिटिकल पर्सपेक्टिव यूज़ किया, तो उसमें ये लोग होंगे जो आगे आप पढ़ेंगे, डेहरेंडॉर्फ के साथ साथ और भी लोग। तो इसलिए मैंने ये दो बात बताई कि इन्होंने ये नहीं माना कि ये चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, वो क्या है, ओपन स्ट्रैटिफिकेशन है। ठीक है, खुला स्त्रीकरण है। समाज में ऊपर नीचे जातियां बटी हुई हैं और ये एक ओपन सिस्टम है जो सभी लोग देख सकते हैं, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, फिर कौन उसके नीचे है, फिर कौन उसके नीचे है, ये सभी को पता हुआ है, ओपन है। तो ये तो एक ओपन स्ट्रैटिफिकेशन या खुला स्त्रीकरण हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसमें एक जाति में भी हम विभिन्न वर्ग बना देते हैं कि जनरल में भी ये हैं, फिर ओबीसी में भी ये ऊपर नीचे हैं, फिर एससी में भी ये ऊपर नीचे हैं। जब इस तरह से हम उसको भी विभिन्न भागों में बांट देते हैं तो फिर बहुत जो समाज की संरचना होती है वो जटिल बन जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और उसको अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है, रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ है, उन्होंने क्या किया, अपना जो भी ये सिद्धांत दिया कॉन्फ्लिक्ट का, वो उन्होंने दिया है अपनी बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया और इसमें इन्होंने यूरोपीय समाज जो था उसके साथ साथ अमेरिकन समाज का भी अध्ययन किया
और जो वहाँ की स्थिति थी उसके आधार पर अपना कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत देते हैं। इसके पहले हम लोग जो कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे, तो कार्ल मार्क्स ने यूरोपियन समाज का अध्ययन किया था, उसके आधार पर जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसका विश्लेषण किया था। ये दोनों ही लोग पूंजीवादी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था में अपने अपने विचार देते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स और जो डेरेनडार्फ हैं दोनों ही के विचार में थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ हैं और थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने यूरोपीय समाज का अध्ययन किया और इन्होंने जो डेरेनडार्फ थे उन्होंने दोनों ही समाज का अध्ययन करके फिर पूंजीवादी व्यवस्था का एनालिसिस किया। लेकिन दोनों ही पूंजीवाद की बात करते हैं पर दोनों के विचार थोड़ा सा डिफरेंट हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो राल्फ डेरेनडार्फ हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, पूंजी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें इन्होंने क्या कहा, जो शक्ति है, पावर, उसका बहुत बड़ा रोल है। शक्ति या संपत्ति भी हो सकती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है और इस पावर को पाने के लिए ही सोसाइटी में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। सोसाइटी को पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि जब लोगों का एक हित हो जाता है तो उसमें पावर सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी सोसाइटी में। उस पावर को पाने के लिए लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है इसके विभिन्न स्रोत हैं और ये अलग अलग स्रोत जो हैं वो लोगों को अलग अलग मात्रा में मिले हुए हैं, किसी को भी बराबर नहीं मिले हैं। तो इसको पाने के लिए, जो असमानता व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिए लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और यही कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आगे वो बात बढ़ाते हुए अपनी बात कहते हैं। लेकिन उनकी थ्योरी में पावर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जब वो पावर की बात करते हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि जो पावर है वो जिस व्यक्ति के पास होती है वो चाहता है कि इसको बना रहे, लेकिन जिसके पास पावर नहीं होती है तो वो चाहता है शक्ति का बंटवारा हो। तो इसलिए उन्होंने शक्ति के बंटवारे की बात की। और इसमें इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि जैसे कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि जो पावर है वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है, लेकिन डेरेनडार्फ कहते हैं पावर कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं होती है, वो एक कॉरपोरेट पूंजी की तरह होती है। तो इन्होंने एक इसको कॉरपोरेट पूंजी के रूप में देखा है। कॉरपोरेट कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट इनके में चीज़ है। दूसरा, इन्होंने जब पावर की बात करी तो इन्होंने इसको दो भागों में बांटा। एक, जिसके पास पावर बहुत अधिक होती है तो वो चाहता है कि जो भी सत्ता है वो वैसी ही बनी रहे, और एक वो वर्ग होता है जिसके पास पावर बहुत कम होती है तो वो चाहता है इस पावर को फिर से बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सभी को बराबर बराबर मात्रा में मिले। इसीलिए लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता रहता है, डायलेक्टिक होता रहता है। और इसी को टर्नर ने कहा डायलेक्टिकल थ्योरी, जो मैंने यहाँ लिखा है डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसको कहा टर्नर ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्नर ने इनके सिद्धांत को क्या कहा, तो वो कहा है डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये दो क्लास बन जाते हैं, इनमें आपस में क्या होता रहता है, द्वंद्व होता रहता है। और किस चीज़ को पाने के लिए, वो है पावर। ये पावर को पाने के लिए इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और ये लगातार चलता रहता है तो इसको कहा इन्होंने डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, टर्नर ने। और ये जो इन्होंने बात करी थी वो अपनी बुक में की थी, तो बुक तो पूछी जाती रहती है, वो तो कॉमन है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ। लेकिन इनके इसमें जो शक्ति है उसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लें कि क्या इसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, तो इसमें हम देखते हैं जो निजी हित वाले होते हैं, जिनके अपने प्राइवेट हित हैं, वो चाहते हैं जो शक्ति है उसको बांटा जाए, क्योंकि उनके हितों की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसके बाद जो कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं, ये
शक्ति जो पावर है उसको बनाए रखने का काम करती हैं। तो इनके उसमें संस्था भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे किसी के पास भी पावर है तो वो ऐसे तो पावर वो भी हो सकती है कि प्रभाव डालने की शक्ति है, हमने किसी भी चीज़ को कर लिया, लेकिन इनके इसमें जो संस्था इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ये कहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है वही पावर को बनाए रखने का काम करती है। जैसे एग्जांपल हम देखें, जो परिवार है, जाति है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, ये सब क्या करती हैं, पावर को बनाए रखने का काम करती है, जो हम आगे जब ICA डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इम्पॉर्टेंट अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव बताया है, अभी हम इसके आगे शुरू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आने वाला है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हम लोगों ने बात करी थी सोसाइटी की, और सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, तो उसी में हम आगे देखते हैं। इससे पहले जब हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था पार्सन्स ने क्या कहा था, जो सोसाइटी होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पार्सन्स के अकॉर्डिंग समाज क्या है, उसमें कॉन्सेंसुअल होता है, समाज इंटीग्रेटेड होता है, और समाज स्टैटिक होता है यानी स्थैतिक होता है, बिल्कुल स्थिर है। जैसे मैंने एयरपोर्ट का एग्जांपल देके बताया था, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, अपने आप इंटीग्रेटेड है, चलता रहता है। तो ये 3 बातें किसने कही थी, पार्सन्स ने लगभग 1950 के अंत में कही थी, लास्ट में इन्होंने ये बात कही थी कि सोसाइटी ये है। उसमें 3 चीज़ें कहीं, कॉन्सेंसुअल, इंटीग्रेटेड और स्टैटिक। अब इनकी आलोचना करी डेरेनडार्फ ने, क्रिटिक की इनकी, और कहा कि नो, सोसाइटी ऐसी नहीं होती है। जैसे इन्होंने कहा सोसाइटी ऐसी नहीं होती है, इसमें ये सिर्फ 2 चीज़ों को मानते हैं, कॉन्सेंसस को तो मानते हैं। इन्होंने कहा सोसाइटी में कॉन्सेंसस होता है यानी सर्वसम्मति होती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, संघर्ष होता रहता है यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इन्होंने कहा समाज में ये 2 चीज़ें होती हैं, सर्वसम्मत होता है और संघर्ष होता है, ये क्रिटिक करके कहते हैं पार्सन्स की। और उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ें जो हैं वो समाज के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये क्वेश्चन UGC नेट में खूब पूछा जाता है कि किसने कहा है कॉन्सेंसस और कॉन्फ्लिक्ट समाज के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बात खूब UGC नेट में अक्सर पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, वो मैं आगे बता रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि समाज में किस तरह से सर्वसम्मत और संघर्ष होता रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कॉरपोरेट कैपिटल की बात की थी, और इसमें जो लोग हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए जो पावर होती है उसको क्या करते हैं, क्योंकि इनके जो थ्योरी है उसमें पावर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और वेबर ने भी जैसे क्लास, स्टेटस और पार्टी की जो बात करी थी, तो उसमें उन्होंने भी बताया था कि हर समाज में अलग अलग होता है और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, उसमें वो भी ऐसी बात करते हैं। तो ये भी ऐसे पावर को लेकर चलते हैं। और इन्होंने कहा कि जैसे एक ग्रुप है जिसके पास पावर बहुत ज़्यादा है और एक ग्रुप है जिसके पास पावर तो बहुत कम है, लेकिन वो क्या करता है, ये तो अपने शक्ति का बंटवारा चाहता है जिसके पास पावर ज़्यादा है, लेकिन जिसके पास पावर कम है वो क्या होता है, एक शक्तिशाली ग्रुप होता है, उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये एक शक्तिशाली समूह होता है। हालांकि पावर तो इसके पास नहीं है, फिर भी इसके पास शक्ति बहुत है क्योंकि लोग कई ज़्यादा हैं। तो ये क्या करते हैं, ये शक्तिशाली समूह होता है और कोशिश करके, मेहनत करके कभी इसको गिरा भी सकता है, यानी इसकी पोजीशन ये ले भी सकता है। तो जब ये इसकी पोजीशन ले लेगा तो क्या होगा, सोशल चेंज हो जाएगा, यानी सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये काम हमेशा चलता रहता है और ऐसे ही होता रहता है। तभी वो कहते हैं समाज में जो संघर्ष है वो क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है, एक सृजनात्मक शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसने कहा है संघर्ष एक सृजनात्मक शक्ति है, तो डेरेनडार्फ ने कहा है। और उन्होंने कहा संघर्ष
हर समाज में हमेशा पाया जाता रहता है और उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और कभी भी जो भी जिनके पास पावर ज़्यादा होती है उनको कभी भी ये समूह अपने बल पे कोशिश करके गिरा सकता है, और जब गिराएगा तो इस तरह से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता रहता है और समाज में जो भी ये चक्र है हमेशा चलता रहता है। उसके बाद अगर हम सोसाइटी की बात करें तो इन्होंने जो कहा है कि समाज में जो पावर होती है उसको बनाए कौन रखता है, तो वो हैं संस्थाएं। तो इधर हम देख लेते हैं समाज में, जैसे इनके अकॉर्डिंग ये जो सोसाइटी है इसकी कई संस्थाएं होती हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये सोसाइटी है और इसकी क्या है, कई सारी संस्थाएं हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि परिवार हो गया, जाति व्यवस्था हो गई, और आर्थिक व्यवस्था हो गई, और धार्मिक संप्रदाय हो गए, और राजनैतिक व्यवस्था हो गई। ये क्या है सारी, ये सारी हैं संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है। क्लियर हो गया, ये सारी इंस्टीट्यूशन है। अब मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों लिया, क्योंकि इन सारी ही जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनमें क्या है, कई सारे व्यक्ति होते हैं, अनेक व्यक्ति होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं, और इन व्यक्तियों की अनेक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, अनेक भूमिकाएं होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं तो अगर हम परिवार का एग्जांपल लेके चलते हैं तो इसमें कई व्यक्ति हो गए। कौन हो गए, माता हो गए, पिता हो गए, बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग हो गए। तो मैंने बताया अनेक व्यक्ति होते हैं, तो ये हर संस्था में होंगे। जाति में भी कई व्यक्ति होंगे, ज़रूरी नहीं सिर्फ इसमें, आर्थिक व्यवस्था में भी कई व्यक्ति होंगे, धार्मिक संप्रदाय में भी और राजनीतिक व्यवस्था में भी कई व्यक्ति होंगे, और उन सभी व्यक्तियों की अनेक भूमिकाएँ होंगी। क्लियर, अनेक भूमिकाएं, जैसे माता की अलग भूमिका हो गई, बच्चों की देखभाल करना, पिता की अलग भूमिका हो गई, पैसे ला के देना, बच्चे की अलग भूमिका हो गई, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, उनके सपनों को पूरा करना, तो सबकी अलग अलग भूमिकाएं हो गई। अब इन भूमिकाओं को कौन वैधता देता है, इन भूमिकाओं को लेजिटिमेसी कौन देता है, वो देता है ये संस्थाएं। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया कि इनको जो लेजिटिमेसी देने की इनको जो लेजिटिमेसी देगी वो ये संस्थाएं देती हैं। तो संस्थाएं क्या करती हैं, ये जो पावर की हम बात कर रहे थे, पावर को क्या करती हैं, वैधता देने का काम करती हैं। इसीलिए डैरेनडार्फ ने अपने इसमें कहा जो शक्ति है, शक्ति को बनाए रखने का काम या वैधता देने का काम कौन करती है, संस्थाएं करती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो समाज में संस्थाएं हैं वो, इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो क्या करती हैं, समाज में इन संस्थाओं को निरंतरता बनाए रखने की काम करती हैं। कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो संस्थाओं को निरंतरता बनाए रखने का काम करती हैं, कंटिन्यूअस काम करने के लिए काम करती हैं, तो उसको इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहा है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये प्रक्रियाएं समाज में संस्थाओं को बनाए रखने के लिए निरंतरता का काम करती, इसको इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहा, यानी संस्था का रूप देना कहा, संस्था का रूप देना कहा। ठीक है, अब इसमें ये तो कुछ नॉर्मल प्रक्रिया होती है, कुछ आदेश सूचक भी प्रक्रियाएं होती हैं। जो आदेश सूचक प्रक्रियाएं होती हैं उसको इन्होंने इम्परेटिव्स कहा। तो कहीं पूछ ले आदेश सूचक प्रक्रियाएं क्या हैं, तो उनको इम्परेटिव्स कहा। और ये कहते हैं कि ये जो प्रक्रियाएं निरंतरता बनाए रखती हैं और आदेश सूचक जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन दोनों को मिलाकर
बनता है समाज का ढांचा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कैसे बनेगी, जिसमें आदेश सूचक प्रक्रियाएं होंगी और नॉर्मल प्रक्रियाएं होंगी। तो इसी को उन्होंने कहा आदेश सूचक समन्वित समाज, यानी वो कहते हैं इम्परेटिव कोऑर्डिनेटेड सोसाइटी, जिसको उन्होंने ICA का नाम दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम बचा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इसको एक बार और रिवाइज़ करा दूँगी। तो इसको इन्होंने ICA कहा। अब ICA को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि कुछ समाज में जो संस्थाएं होती हैं उनको निरंतरता बनाए रखने का काम किया जाता है, जिसको उन्होंने इंस्टीट्यूलाइजेशन कहा है, ठीक है, संस्थाकरण कहा है। उसमें कुछ आदेश सूचक भी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसको उन्होंने इम्परेटिव्स कहा, और इन दोनों को मिलाकर सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको उन्होंने इम्परेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस कहा, ICA कहा। तो इस तरह से ICA तो पूछा ही जाता है कि कॉन्सेप्ट किसका है, तो वो रॉल्फ डेरेनडार्फ का है। और ICA में ये इसलिए बताते हैं कि इनके जो पावर की लेजिटिमेसी है उसको जो बनाए रखने का काम करता है वो ये संस्थाएं करती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है कि इनका आइडिया क्या है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। समाज में जो भी कैपिटल है उसको बनाए रखने का काम दो ग्रुप करते हैं, एक के पास पावर नहीं होती है और एक के पास पावर होती है। जिसके पास पावर होती है वो बहुत ही शक्तिशाली समूह होता है, वो अपनी कोशिश से क्या करता है, जो पहले से पावर जिसके पास है उसको गिराने की कोशिश करता है। अब ये पावर के लिए इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि समाज इसको वैधता दे रहा है। वैधता देने का काम कौन करता है, समाज में जो भी इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रही हैं। वो इंस्टीट्यूशन में कई सारे व्यक्ति होते हैं, उनकी कई सारी भूमिकाएं होती हैं, वो अपना काम करते हैं, जिनको जो इंस्टीट्यूशन है वो लेजिटिमेट करती हैं कि हाँ ये इसके पास इतनी पावर है तो ये काम कर सकता है। और उसमें क्या होता है, दो तरह की प्रोसेस होती हैं। एक निरंतर प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है उसको उन्होंने कहा है इंस्टीट्यूलाइजेशन, दूसरा आदेश सूचक जो निरंतरता या प्रक्रियाएं होती हैं उसको उन्होंने कहा इम्परेटिव्स। और दोनों को मिलाकर सोसाइटी का संगठन बनता है या सामाजिक व्यवस्था बनती है जो हमेशा चलती रहती है। इसीलिए इन्होंने कहा है इम्परेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, यानी ICA का कॉन्सेप्ट दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करूँगी, उसके साथ ही हमारा इनका जो भी और थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको करके फिर हम इसे फिनिश करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने ICA को समझने की कोशिश की कि सोसाइटी में जो भी पावर है उसको वैधता देने का काम कौन करता है, जो भी समाज में इंस्टीट्यूशंस हैं वो करती हैं, और वो कई सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं और उन इंस्टीट्यूशन में कई सारे व्यक्ति होते हैं, उनके कई सारी भूमिकाएं होते हैं और उनको पूरा करने का काम वो संस्थाएं करती हैं। और हर भूमिका के पास कुछ ना कुछ पावर होती है, उसकी वजह से वो सस्टेन करती रहती हैं। अब इसको हमने शॉर्टकट में लिखा है ICA इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस जो होता है उसमें क्या होता है, जो मैंने अभी पहले बताया उसी को एकदम शॉर्ट लाइन में लिख दिया है। कुछ प्रक्रियाएं जैसे नॉर्मल प्रक्रियाएं होती हैं जो हम जैसे नॉर्मली घर में काम करते रहते हैं, ठीक है, हमारा ये काम है, हमको ये कहा गया हम कर लेंगे। लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब वो नहीं करता है तो क्या हो जाता है, आदेश सूचक प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो आदेश सूचक समाज में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको ऐसे ही काम करना होता है क्योंकि आपकी भूमिका, और कुछ जब आप नहीं करते हैं तो आपको आदेश दिया जाता है, या आदेश सूचक प्रक्रियाएं होती हैं। इन दोनों को ही मिलाकर बनता है समाज, और इसी को उन्होंने कहा है ICA, जो कि पूछा जाता है। ICA का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है किसका कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूछ सकता है ICA क्या है, तो आप बता सकते हैं। ICA में दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं, एक नॉर्मल जो प्रक्रियाएं होती हैं, दूसरा आदेश सूचक प्रक्रियाएं, दोनों को मिलाकर समाज का एक ढांचा बनता है, उसको कहते हैं ICA। तो डेरेनडार्फ के अकॉर्डिंग सोशल सिस्टम क्या है, उसमें वो कहते हैं जो सोशल सिस्टम है उसमें कुछ आदेश सूचक ऐसे कुछ आदेश सूचक या फिर दबाव वाले जो समूह होते हैं, जिसको मैंने लिखा है, कुछ ऐसे आदेश सूचक या दबाव डालने वाले मानक या मूल्य होते हैं। जब हम नॉर्मली नहीं फॉलो करते हैं तो दबाव डालने वाले भी मानक या मूल्य होते हैं, जिनको मिलाकर समाज कहा जाता है। जो मैंने यहाँ पे बात बताई है बस उसी को हमने एक दूसरी तरीके से लिख दिया है। तो सोसाइटी में कुछ आदेश सूचक या दबाव वाले समूह
और मानक मूल्य होते हैं, जिनको मिलाकर समन्वित करके जब हम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सोसाइटी बनती है, यानी समाज का एक स्ट्रक्चर बनता है, जो मैंने अभी इसके पहले भी बताया है। उसको बहुत ही शॉर्ट करके लिखने की कोशिश की है, सो दैट आप एक लाइन में इसको लिख पाएँ और लर्न कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने और उसको शॉर्ट किया है, तो जैसे हमने बताया हर समाज में कुछ संस्थाएं होती हैं और उन संस्थाओं में कई व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों की कई भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भूमिकाएं हैं, इनकी व्यक्तियों की जो भूमिकाएं हैं, रोल्स हैं, इनके तालमेल को, मतलब कई सारी जो भूमिकाएं हैं, इनके तालमेल को हम क्या कहते हैं, ICA कहते हैं। ICA का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कोई भी स्मॉल यूनिट हो गई, या फिर कोई स्मॉल ग्रुप हो गया, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सब आपके ICA के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके अलावा अगर हम देखें ICA को और क्या कह सकते हैं, तो संस्था के सदस्यों की गठरी कह सकते हैं, या कहा है किसने पूछा जाए तो डर एंड डाफ हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको सिखाया था, बताया था कि संस्था में कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो उन सदस्यों की गठरी को भी ICA कह सकते हैं, या फिर उनके भूमिकाओं के रोल को भी ICA कह सकते हैं। अब इनके भूमिकाओं को इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही, क्योंकि हर भूमिका के पास कुछ पावर होती है, और इन पावर को इम्पोर्टेंस कौन देता है, जो मैंने बताया था संस्था, इंस्टीट्यूशन ही उसको बताती है कि तुम्हारे पास ये एक लेजिटिमेट पावर है, तो वहाँ से निकल के आता है। क्योंकि जो इन्होंने पावर का कॉन्सेप्ट लिया था वो वेबर से ही लिया था। तो वेबर ने, आपको पता ही है, उन्होंने क्या कहा था, जो शक्ति होता है वो एक तरह से प्रभाव होता है, यानी दूसरे को जिसमें हम दबाने का प्रयास करते हैं, दूसरे की इच्छा के बिना भी अगर हम उसके काम की, अपने काम की पूर्ति करा लेते हैं, तो उसे हम पावर कहते हैं। डर एंड डाफ ने यहाँ पे एक और चीज़ बोली है, जो पावर है उसमें वो कहते हैं पावर किस तरह से होता है, कोर्सिव, यानी उसमें उन्होंने कहा एक दबाव होता है। तो यही बात उन्होंने भी कही थी वेबर ने, तो वहीं से वो प्रभावित होकर ये बात कहते हैं। और इन्होंने कहा कि जो संस्था में जो पावर होती है उसको दो तरह से वो डिफ़ाइन करते हैं, कि इनको जो एक वैधता देती है, वैधता जब हम देंगे समाज में, जब इन पावर को वैधता मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अथॉरिटी बन जाएगी। और ये काम जो करेगा वो कौन करेगा, संस्था करेगी। संस्था के द्वारा इनको क्या मिलती है, वैधता मिलती है, तो वो लेजिटिमेट पावर हो जाता है या प्राधिकार हो जाता है, जिसको वेबर और डर एंड डाफ दोनों ही मानते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे दें, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने क्या कहा कि पूरे ही सिटी में क्या लगेगा, कर्फ्यू लगेगा। ठीक है, कर्फ्यू लगने का उन्होंने दिया। तब उन्होंने क्या किया, आदेश सूचक, यानी एक दबाव दिया। आदेश सूचक उनका आदेश है, आपको पालन करना पड़ेगा। और ये आदेश किसने दिया, DM ने दिया है। तो ये आदेश आप जब पालन करेंगे, उसका कर्फ्यू लग गया है तो आप नहीं कहीं जा सकते। तो अब ये क्या हो गया, अथॉरिटी हो गई, क्योंकि उसको इस संस्था ने लेजिटिमेट कर दिया है। तो यही बात वेबर भी कहते हैं। ऐसे तो नॉर्मल किसी भी शक्ति को हम प्रभाव कह सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, प्रभाव का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये अभिनेता है एक, उनका क्या है, एक्टर हैं, और इनका एक कोई शो है। तो उसको देखने के लिए इन्होंने क्या किया, एक भीड़ इकट्ठा की और अपना ये आए, तो कई लोग गए, फिर उन्होंने अपने शो का प्रचार किया। तो ये क्या हो गया, ये इनका प्रभाव है। यहाँ पे कोई लेजिटिमेसी की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर कर्फ्यू लगाया है और DM ने आपको ऑर्डर दिया है, तो वहाँ पे उनके पास लेजिटिमेट पावर है, इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। अब डर एंड डाफ इसके आगे और एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पावर होती है, जो ये पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि शक्ति जो होती है वो बहुत कम होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो सभी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देखें, शक्ति बहुत ही कम होती है। अब एग्जांपल है, जैसे यूनिवर्सिटी के VC हैं, तो अब
सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, सब अपनी भूमिका निभाते हैं और हर भूमिका के पीछे ये पावर छुपी होती है, उसको फॉलो करके करते हैं। तो वीसी हर यूनिवर्सिटी के इतने 4 या 5 वीसी नहीं बन सकते ना, क्योंकि पावर उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सबको दे पाएँ। या फिर जैसे प्रोफेसर की बात करें तो एक ही सब्जेक्ट में 20 से 25 असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो इतनी डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके। ये हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है, पावर इज़ अ लास्टिंग सोर्स ऑफ फ्रैक्शन। यानी क्या कहते हैं, जो शक्ति है वो घर्षण का चिरस्थायी स्रोत है। ये भी कोटेशन बहुत पूछा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि जो शक्ति है वो घर्षण का चिरस्थायी स्रोत है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। या फिर इंग्लिश में पावर इज़ अ लास्टिंग सोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है जो शक्ति है वो घर्षण का चिरस्थायी स्रोत है, ये कोटेशन पूछा जाता है। और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा आईसीए का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। कहने का ये मतलब है सोसाइटी में जो भी डर एंड डाफ के अकॉर्डिंग पावर को जो लेजिटिमेसी मिलती है वो इंस्टीट्यूशन की वजह से मिलती है। और ये जो भूमिकाएँ होती हैं समाज में जो व्यक्ति करता है वो उसके पीछे छुपी हुई जो पावर होती है उसी की वजह से वो करता है, और इनको वैधता देती हैं संस्थाएं, और समाज में इन दोनों को ही मिलाकर एक सोशल सिस्टम चलता है जो चलता रहता है हमेशा। तो उसको ही मिलाकर हम आईसीए का सिस्टम बना है। उसमें 2 चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं और आदेश सूचक प्रक्रियाएं। अगर आप लर्न करेंगे तो भी आप आईसीए को अच्छे से कर लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इनके 2-3 छोटी सी जो मेन चीज़ें हैं वो और बता दें, फिर हमारा डर एंड डाफ का जो लेक्चर है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए अभी हमें पढ़ना है आगे। इसमें मैंने आगे लिखा है कि संस्था की भूमिकाएं क्या होती हैं। तो ये जो भूमिकाएं होती हैं वो शक्ति यानी पावर और प्राधिकार यानी अथॉरिटी से बंधी होती हैं। भूमिकाएं क्या होती हैं, पावर एंड अथॉरिटी से बंधी हुई होती हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, आप कोई भी भूमिका निभाता है कोई व्यक्ति, तो उसके पीछे पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तभी वो भूमिका करता है, और वो संस्था के द्वारा करता है, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैंने अभी जो एग्ज़ाम्पल दिया था आपको वीसी और प्रोफेसर का, तो उसमें यही था कि शक्ति और प्राधिकार होता है हर भूमिका के पीछे। अब ये शक्ति और प्राधिकार इतना अधिक नहीं होता है, ये क्या होता है, पावर एंड अथॉरिटी जो होती है वो अपर्याप्त होती है। पर्याप्त हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, ये अपर्याप्त होती है, तो इस वजह से ये सबको नहीं मिल सकती है। तो मैंने जो वीसी और प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम्पल दिया उसके पर्सपेक्टिव में ये क्या हो गए, ये शक्ति के स्रोत हो गए, शक्ति के स्रोत हो गए। और इस तरह से उन्होंने कहा है जो संघर्ष होता है वो शक्ति के घर्षण का वो परमानेंट सोर्स होता है, जो कि पूछा जाता है। तो मैंने इसलिए इसको और बता दिया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आपको समझ में आ गई होगी। और इन्होंने कहा हर समाज में जो भी भूमिका होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं शक्ति, पावर या अथॉरिटी होती है। क्लियर हो गया। अब हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जो कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ही आते रहते हैं। वो है जब इंस्टीट्यूशन के रोल्स की हम बात करेंगे तो उसमें एक होता है रूलिंग क्लस्टर ऑफ रोल्स और एक होता है रूल्ड क्लस्टर ऑफ रोल्स। दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि रूलिंग क्लस्टर ऑफ रूल्स और रूल्ड क्लस्टर ऑफ रूल्स किसका है, तो ये रोल्स किसका है, तो ये तो डर एंड आपका है, क्लियर पता चल गया। तो मतलब एक होता है सत्ताधारी भूमिका समूह जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर है, और एक हो गया रूल्ड क्लस्टर ऑफ रोल्स जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, बहुत ही कम पावर है। तो जिसके पास पावर ज़्यादा होगी वो क्या चाहेगा, जो भी जैसी भी व्यवस्था है, सिस्टम है, वो एज इट इज़ रहे, वो व्यवस्था बनी रहे। तो ये लोग चाहते हैं स्टेटस को, यानी यथा स्थिति जो है वो बनी रहे। ये कौन चाहते हैं, रूलिंग क्लस्टर ऑफ रूल्स, यानी सत्ताधारी भूमिका समूह जो होते हैं वो चाहते हैं स्टेटस ऐसे ही बना रहे। लेकिन जो रूल्ड क्लस्टर ऑफ रूल है, जो शासित है, वो क्या चाहता है,
जो शासित है वो चाहता है जो भी अथॉरिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जो अथॉरिटी मिली हुई है इसको बांटा जाए। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे दो ग्रुप बन जाते हैं, एक रूलर और एक रूल्ड का। तो रूलर और रूल्ड के बीच में क्या होता है, डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। ये कोशिश करता है हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके ले लें, और जब ये लोग कोशिश करके इसको ले लेते हैं तो सामाजिक परिवर्तन हो जाता है और इसी तरह समाज में ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो ये भी पूछा जाता है कि रूलर और रूल्ड में किसने बांटा है, तो ये हो जाएगा आपका डेरेंडाफ। इसके अलावा हम जब इसको बात करें तो जो रूलर होगा वो क्या है, सुपर ऑर्डिनेट क्लास है। ये भी पूछा जाता है कि किसने क्लास को सुपर ऑर्डिनेट या फिर सबऑर्डिनेट ग्रुप में बांटा है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये भी लर्न करना है। सुपर ऑर्डिनेट जो होता है, जो सत्ताधारी समूह होता है उसी को कहते हैं, और ये क्या होता है, आदेश देने वाला होता है, मतलब ये आदेश देता है। और जो सबऑर्डिनेट होता है वो आदेशों का पालन करता है, आदेश का पालन करता है। जो क्वेश्चन हायर एजुकेशन में आया हुआ था इसके पहले वाले में ये यही था कि किसने कमांड क्लास और किसने ओबे क्लास दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन गलत हो गया था जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा बुक में मेंशन नहीं है होता है, या बहुत जब ऑथेंटिक्स बुक्स आप पढ़ेंगे तो ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा जो डेरेंडाफ हैं उन्होंने अपने उसमें कई टर्म यूज़ किए हैं जो हमें पता होने चाहिए। उसमें रूलिंग क्लस्टर ऑफ रोल्स भी हो सकता है, रूल्ड क्लस्टर ऑफ रोल्स होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा रूलर और रूल्ड भी होता है। इसके अलावा सुपर ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट ग्रुप की भी बात की है, कमांड क्लास एंड ओबे क्लास की भी बात करी है। और ये तो आपको पता चल गया कि ये लोग चाहेंगे सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन हो और ये चाहेंगे कि सत्ता ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि हम लोग के पास जो अथॉरिटी है वो हमारे पास ही रहे और वो किसी के पास न जाए। और ये भी आपको समझ में आ गया, जो भी समाज में भूमिकाएं हैं व्यक्ति के पास, उनको अथॉरिटी जो मिलती है वो समाज में जो संस्थाएं बनी हुई हैं वही देती हैं, ठीक है। और वो क्योंकि बहुत कम है, सभी को नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कुल मिलाकर जो भी डेरेंडाफ का सिद्धांत है उसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को ही बताया, पार को ही बताया है कि पार की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा अथॉरिटी जो है वो एक डायकोटोमस होती है। अथॉरिटी को इन्होंने कहा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट कर लेना। अब अगर हम देखें कि मार्क्स और डेरेंडाफ में क्या वो है तुलना और क्या समानता है, तो जैसे मार्क्स जो थे उन्होंने प्रॉपर्टी रिलेशन की बात करी थी, जब संपत्ति की हम बात कर रहे थे वो, और इनके में क्या है, अथॉरिटी मेन है, अथॉरिटी रिलेशन की ये बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्लास सोसाइटी की बात करी थी, वर्ग समाज की बात करते हैं, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करी, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात ये भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी औद्योगिक समाज में इनकी जितनी भी गतिविधियां थीं उन सभी को लेकर ये चलते हैं डेरेंडाफ, थोड़ा उनसे आगे बढ़ के बात करते हैं। उसके अलावा कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म की बात करी, और जो डेरेंडाफ हैं वो आनुभविक यानी एम्पिरिकल मेथड की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था, तो मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर जो मार्क्स का सिद्धांत था उसमें डेरेंडाफ ने थोड़ा संशोधन करके अपनी थ्योरी को दिया है, और इसमें इन्होंने क्या किया है, जो अथॉरिटी है उसको द्विभागी, इसका मतलब है जो ये अथॉरिटी है ये इसको दो भागों में बांटने की बात करते हैं, इसी को इन्होंने अथॉरिटी डायकोटोमस कहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इनके इसमें पूरे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये निकल के आता है कि इन्होंने अथॉरिटी रिलेशंस पे बहुत फोकस किया है, यानी जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में आपको अथॉरिटी देखने को मिलता है तो उसमें डेरेंडाफ हो जाएगा। अगर डेरेंडाफ की जगह अथॉरिटी की जगह अगर प्रॉपर्टी रिलेशन की बात होगी या संपत्ति की बात होगी तो वो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। अब आपने दोनों को
पढ़ा है तो अच्छे से दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे और अच्छे से बता पाएंगे कि दोनों के आइडियाज़ में क्या डिफरेंस है। तो मुझे लगता है डर एंड डाफ में इतना ही बहुत था इम्पोर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।